मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, एमए उत्तरार्ध हिंदी भाषा विज्ञान ध्वनि परिवर्तन। ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, सह आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी भाषा के विकास को देखने से यह बात स्पष्ट होती है कि उसके प्राचीन और नवीन शब्दों में ध्वनि संबंधी अनेक परिवर्तन हो गए हैं। इन परिवर्तनों के अनेक रूप हैं। कहीं नई ध्वनियाँ आकर जुड़ जाती है, कुछ शब्दों में से कुछ ध्वनियाँ लुप्त हो जाती है, कई ध्वनियों के स्थान में परिवर्तन हो जाता है। ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ ध्वनि हो जाती है, दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व हो जाता है, अल्पप्राण के स्थान पर महाप्राण हो जाता है। इस प्रकार से ध्वनियों में बहुत प्रकार के बदलाव होते हैं। ये बदलाव कई दिशाओं में होते हैं, जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इन्हें हम ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं कहते हैं। इन दिशाओं में पहली है आगम। किसी शब्द के पहले से अविद्यमान किसी नई ध्वनि का आकर शब्द के आदि, मध्य या अंत में जुड़ जाना आगम कहलाता है। उदाहरणार्थ संस्कृत का शब्द है स्त्री। इस स्त्री शब्द का प्राकृत रूप हुआ इत्थि। तो इत्थि में प्रारंभ में ई स्वर ध्वनि का आगमन हो गया है। इसे आदि स्वरागमन कहते हैं। इसी प्रकार स्वर्ण से सुवर्ण, पृथ्वी से पृथ्वी आदि मध्य स्वरागम के उदाहरण हैं। और औष्ठ से होठ, श्राप से श्राप, वधु से वधुटी अंत्य व्यंजनागम के अंत्य स्वरागम के उदाहरण है। यहाँ केवल हम स्वर का, व्यंजन का या कहें कि अक्षर का आगम स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी जो दिशा है वह है लोप। आगम के विपरीत किसी शब्द के आदि, मध्य या अंत में पहले से विद्यमान कोई स्वर, व्यंजन या अक्षर लुप्त हो जाता है तो वह लोप कहलाता है। जैसे स्नेह से नेह, यहाँ से व्यंजन ध्वनि लुप्त हो गई है। आदि स्वर लोप है इसमें। जनता से जनता मध्य स्वर लोप का उदाहरण है, और दूरवा से दूब अंत्य स्वर लोप का उदाहरण है। आगम की भांति ही लोप में भी ध्वनि केवल स्वर, व्यंजन और अक्षर तीनों में लुप्त हो सकती है। इसलिए इसका भेद 9 प्रकार के भेद हो जाते हैं। तीसरी दिशा है विपर्य। विपर्य का अर्थ है जब किसी शब्द में न तो ध्वनि का आगमन होता है और न लोप, अपितु शब्द में विद्यमान ध्वनियाँ परस्पर स्थान बदल लेती है। जैसे ससुर से सुसर, मतलब से मतबल, पागल से पगला, लखनऊ से नकलऊ। इस प्रकार के शब्द रूप चलते हैं जिसमें ध्वनियाँ आगे पीछे हो जाती है। तीसरा जो रूप है ध्वनि परिवर्तन का वह समीकरण कहलाता है। जब शब्द में साथ साथ विद्यमान दो भिन्न भिन्न ध्वनियों में से एक अधिक शक्तिशाली होने के कारण दूसरी को अपने जैसा बना लेती है, तब यह दो ध्वनियों का समीकरण कहा जाता है। जैसे उदाहरण, जैसे संस्कृत में शब्द है अग्नि और प्राकृत में उसका बन गया अग्गी, तो गै ने नए को भी गै बना लिया, तो यह समीकरण कहलाता है। यह समीकरण भी 2 प्रकार का होता है स्वर और व्यंजन की दृष्टि से। पांचवा जो रूप है ध्वनि परिवर्तन का वह है विषमीकरण कहलाता है। समीकरण के विपरीत जब शब्द में साथ साथ आने वाली दो समान ध्वनियाँ असमान हो जाती है या विषम हो जाती है, तब उन्हें विषमीकरण का उदाहरण कहते हैं। जैसे कंकण, कंकण शब्द कंगन हो गया है, इसमें असमान हो गया है। कंकण 2 कै आ रहे हैं आगे पीछे, लेकिन दूसरा जो व्यंजन है वो गै हो गया है। तो यह है स्वर, व्यंजन, पुरोगामी, पश्चगामी, इस प्रकार से 4 प्रकार का विषमीकरण हो सकता है।
छठी दिशा है मात्रा भेद की। जब शब्द में विद्यमान कोई ह्रस्व मात्रा बाद में दीर्घ या दीर्घ मात्रा बाद में ह्रस्व हो जाती है तो उससे मात्रा भेद के कारण अपने मात्रा भेद की दिशा कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है। संस्कृत में जैसे पुत्र से हिंदी में पूत हो गया तो यह दीर्घीकरण हो गया, आषाढ़ से अषाढ़ हो गया तो यह ह्रस्वीकरण हो गया। सातवां रूप है सघोषीकरण। जब शब्द में विद्यमान कोई अघोष ध्वनि बाद में सघोष हो जाए, जैसे शकुन, शकुन से सगुन हो गया या शाक से साग हो गया तो यह अघोष ध्वनियाँ घोष हो गई है, कैसे गय हो गई है। इस रूप में ये सघोषीकरण की दिशा हमारे सामने आती है। फिर है अघोषीकरण। सघोषीकरण के विपरीत जब शब्द में पहले से विद्यमान कोई सघोष ध्वनि अघोष हो जाए, जैसे फारसी मदद शब्द है, मदद से हिंदी में मदद का उच्चारण करने लगे हैं तो यह द घोष ध्वनि थी और तय अघोष है तो इसको अघोषीकरण कहते हैं। नौवीं दिशा है महाप्राणीकरण। जब शब्द में विद्यमान कोई अल्प प्राण ध्वनि बाद में महाप्राण हो जाए तो उसे महाप्राणीकरण कहते हैं। संस्कृत में गृह शब्द से घर हो गया, गय जो है वह अल्प प्राण है और घय महाप्राण है। इसी प्रकार परशु से फरसा भी हमें दिखाई पड़ता है जो महाप्राणीकरण का एक उदाहरण है। अल्प प्राणीकरण, 10वीं दिशा है अल्प प्राणीकरण। महाप्राणीकरण के विपरीत जब शब्द में विद्यमान कोई महाप्राण ध्वनि बाद में अल्प प्राण हो जाए, जैसे सिंधु, सिंधु में ध महाप्राण है लेकिन इससे बन गया हिंदू, द हिंदू में द अल्प प्राण है। इसी प्रकार भगिनी से बहिन का बन जाना, भय का बै बन जाना एक प्रकार से अल्प प्राणीकरण का उदाहरण है। 11वां रूप है ऊष्मीकरण। जो ध्वनि पहले ऊष्म नहीं थी किंतु बाद में ऊष्म हो जाए, जैसे कैंतुम वर्ग की भाषाओं की कै ध्वनि शतम वर्ग की भाषाओं में तालव्य स या दंत्य स हो गई है, ऊष्म हो गई है। 12वां रूप है अनुनासिकरण का। जो ध्वनियाँ पहले अनुनासिक नहीं हो किंतु बाद में अनुनासिक हो जाए, जैसे संस्कृत का शब्द सर्प, सर्प से सांप हो गया जिसमें अनुनासिकता आ गई, श्वास से श्वास सांस हो गया, अश्रु से आंसू हो गए तो ये अनुनासिकरण है। 13वां रूप है संधि का। संधि जब दो ध्वनियाँ परस्पर मिलती है अर्थात संधि रहित ध्वनियों में जब संधि होती है तो उसे संधि कहते हैं। जैसे अवतार से अवतार हो गया, बैन से बैन हो गया, ये संधि के उदाहरण हैं। एक दिशा है भ्रामक व्युत्पत्ति की भी। अज्ञानवश किसी अन्य भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में मनमाने ढंग से जब हम गढ़ते हैं तो अपनी भाषा की ध्वनियों का प्रयोग उसमें कर लेते हैं। जैसे अरबी का शब्द है इंतकाल, इस इंतकाल को हमने अंतकाल कह लिया। अंग्रेजी में लाइब्रेरी है और हिंदी में कई लोग राइब्रेली भी कहते हैं इसको। अंग्रेजी का लॉर्ड शब्द था, हिंदी में लाट, लाट साहब के नाम से प्रचलित हुआ लाट, लाट शब्द। तो इसी प्रकार से ये लाट शब्द एक भ्रामक व्युत्पत्ति का कारण है। इस प्रकार से कुल 14 दिशाएं ध्वनि परिवर्तन की कही जाती है।